हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियाँ निकालना ही भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है, जिसे हम भाषा कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा की परिभाषा क्या है? मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है, समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। भाषा के रूप भाषा को पढ़कर, बोलकर एवं लिखकर दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भाषा के दो प्रकार हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, इसके बाद बोली हुई बात को सुनना और सुनकर समझना सीखा। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत भाषण, नाटक, चलचित्र, दूरदर्शन, दूरभाष आदि भी सम्मिलित हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक है। आप देख सकते हैं चित्र, भाषण, चलचित्र, दूरभाष। अब हम करते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। लिख लेने से हमारी बात प्रमाण बन जाती है। मौखिक ध्वनियों के लिए लेखन चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। लिखित भाषा सीखने में समय और प्रयास दोनों लगते हैं और लिखित भाषा को लंबे समय तक संजोया जा सकता है। अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के अंतर्गत समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र आदि सम्मिलित है। आप चित्र देख सकते हैं, समाचार पत्र और पुस्तकें। अब हम बात करते हैं भाषा के अन्य रूप। मातृभाषा। किसी परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वह अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को आपस में जिस भाषा में बातें करते सुनता है, तब स्वयं भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। इसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा। किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है। संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अब हम करते हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। कौन कौन सी भारत की भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी, राजस्थानी। मानक भाषा संप्रेषणीयता और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से भाषा को सर्वग्राह्य बनाने के लिए उसमें एकाग्रता लाना आवश्यक होता है। बोलचाल के स्तर पर हिंदी के अनेक रूप प्रचलित होने के बावजूद हिंदी का अपना
स्वीकृत मानक रूप भी है, जो मानक हिंदी कहलाता है। मानक रूप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जहाँ कहीं भी हिंदी का प्रयोग होता है वहाँ इसी मानक रूप को स्वीकार किया जाता है। अब हम बात करते हैं बोलियां और उपभाषाएं। बोली किसी छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली वह भाषा जिसका प्रयोग प्राय बोलचाल के लिए ही किया जाता है, बोली कहलाती है। बोली का लिखित रूप प्राय नहीं मिलता। हाँ, जब कोई कवि किसी बोली में साहित्य की रचना करता है तो वह बोली भाषा के अंतर्गत ही आ जाती है। जैसे सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। आगे है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इसमें साहित्य रचना होती है, बोली की अपेक्षा इसका रूप अधिक विकसित होता है। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। फिर है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। राजस्थानी हिंदी, मेवाली, मारवाड़ी, हाड़ौली, मेवाड़ी। लिपि, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उन सभी भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए कुछ लेखन चिन्ह निश्चित किए गए, जिन्हें लिपि कहा गया। इस प्रकार भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां इस प्रकार हैं: भाषा, लिपि, भाषा और लिपि। भाषा है हिंदी, मराठी, संस्कृत। इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, रोमन। अरबी और उर्दू, फारसी। जर्मन की लिपि है रोमन। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। बंगला की बांग्ला। गुजराती की गुजराती। नेपाली की देवनागरी। अब हम बात करते हैं साहित्य। समय समय पर विद्वान और पंडित अपने संचित ज्ञान के आधार पर अपने विचारों को हमारे समक्ष रखते हैं। विद्वानों का मनन समाज के विकास का साधन होता है, यही साहित्य कहलाता है। साहित्य की 2 विधाएं होती है। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब कोई साहित्यकार अपनी बात लय में न कहकर साधारण रूप में कहता है, जैसे कोई कहानी, कोई कथा, तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कहानियां, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि आते हैं। दूसरा है पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार अपनी बात लय के नियमों में बांधकर व्यक्त करता है तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य साहित्य के अंतर्गत छंद, दोहे, गीत, चौपाइयां आदि आते हैं। जैसे कोई कविता है तो उसमें एक लय होती है, तो वो है पद्य साहित्य। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाता है। भाषा ध्वनि, प्रतीकों अथवा शब्दों की एक व्यवस्था है। इसमें शब्द एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है और प्रत्येक भाषिक व्यवस्था के अपने नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की बनावट, भेद, शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उन्हें शब्द विचार कहते हैं। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य के जिस भाग में वाक्यों की बनावट, भेद और शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलो दोहराएं। भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक तथा लिखित। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी? 22। हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं।
लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। वह विधा जिसकी सहायता से शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने आदि का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। प्रश्न 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जैसे कि भाषा की परिभाषा, भाषा के कितने रूप हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप इन्हें कर सकते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम अपने दैनिक जीवन में खाली स्थान भाषा का ही प्रयोग अधिक करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं? हिंदी भाषा का। ऐसे ही भाषा का डैश रूप अधिक महत्वपूर्ण है, लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न 3 है, सही विकल्प पर निशान लगाइए, जैसे कि ज्ञान का संचित कोश क्या कहलाता है? साहित्य। किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान क्या कहलाता है? व्याकरण। ऐसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रांतों में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा के सामने सही का निशान लगाइए, जैसे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, गुजराती, मराठी या अंग्रेजी? मराठी। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं। प्रश्न 5 में सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए, जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी है? नहीं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। ऐसे भारत की राजभाषा हिंदी है, तो यहाँ पर सही का। ऐसे प्रश्न 6 है, भाषाओं की लिपियां लिखो, जैसे पंजाबी है, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। बंगला की क्या है? बांग्ला। ऐसे हिंदी की है देवनागरी, अंग्रेजी की क्या है? रोमन। तो मैं आशा करती हूँ आप इन्हें कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में भाषा के किन रूपों के बारे में बताया गया है? तो आप कर सकते हैं, जैसे भाषण देने में मौखिक रूप, विज्ञापनों में लिखित रूप। गतिविधि, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाओं की एक सूची बनाइए। तो ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं और इसे भी जानिए। अपभ्रंश भाषा का रूप ब्रज, मारवाड़ी, मैथिली, मेवाती भाषाओं में आज भी मिलता है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी सहित भारत की 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, इसका व्याकरण भी सर्वाधिक वैज्ञानिक है। तो मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।